हेलो बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए करियर पाथ की सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट करियर ऑप्शंस की। ठीक है, तो इसी करियर पाथ की सीरीज़ में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अपने मैथ्स के बारे में कि भाई मैथ्स रिलेटेड अगर आपने 11th-12th में मैथ्स लिया है या लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स बस नहीं पढ़ना है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी। सेकेंडली, आपको अगर मैथ्स कम अच्छा लगता है लेकिन आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि भाई मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, तो अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। मैथ्स अच्छा लगता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं लेना, तो आप क्या करें, कॉमर्स लीजिए। लेकिन कहीं भी जाइए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप फ्यूचर में कभी भी जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी तरीके से, मैथ्स ऐसा है जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे दैनिक दिनचर्या में हो, हम कैलकुलेशन करते हैं, खर्चे पानी जो भी चीज़ें हमारी मंथली एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैथ्स इंक्लूड होता ही है। इसलिए आप कभी मैथ्स से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैथ्स बहुत कठिन लगता है, क्यों? क्योंकि आप मैथ्स को एक सब्जेक्ट लेते हैं। मैथ्स को जब आप लर्निंग की तरह देखें कि भाई 1 + 1 2 होता है, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, 11 नहीं बनाना है ना, उस कॉन्सेप्ट को समझे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथ्स से प्रैक्टिस मांगता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथ्स उतना ईजी होगा। हम मैथ्स को शुरू से ही क्या मान लेते हैं कि भैया ये कठिन है, इससे दूर रहो। नहीं, ये क्यों है, ये कैसे हो सकता है, आप इस पे फोकस करो, मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अच्छा चलिए आप बताइए, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया हम किसे कहते हैं? किसी को पता है? हम बिल्कुल इनके बारे में जानते हैं। कौन है भाई, बताइए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, है ना। तो ये क्या थे भाई, ये क्या थे, इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे भाई, इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, यानी ये अंतरिक्ष का अध्ययन करते थे। तो इन्होंने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा या कौन से सब्जेक्ट से 12th पास की होगी? इन्होंने मैथ सब्जेक्ट से किया होगा। ठीक है, तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए स्टेम, आप जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, चाहे बायोलॉजी के हो या मैथमेटिक्स के, इसे हम नाम देते हैं स्टेम। स्टेम इट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन चारों से मिलकर बनता है स्टेम, जिसमें आपको साइंस रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं मैथ्स मतलब इंजीनियरिंग कर लेते हैं या तो 2-3 कोर्सेज और होते हैं, नहीं, आपको मैथ्स के अंदर खुद बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर NDA एग्जाम में जाना है तो उसके लिए क्या है, आपको पर्टिकुलर मैथमेटिक्स फिक्स बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप UPSC क्या है, NDA एग्जाम लेता है नेशनल डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो उसको आपको मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही दे सकते हैं। ठीक है, जो ये स्टेम है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से बनता है, जिसमें साइंस में आपको प्लेन BSc सब्जेक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी में हम समझते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नहीं, इंजीनियरिंग खुद में एक अलग सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी अलग है, जिसमें आपको BCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस आता है। कोर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको मैथमेटिशियन बनना है, नंबर्स पे काम करना है, लेक्चर बनना है, तो आप मैथमेटिक्स कोर्स पे जाएंगे। तो ये होता है पर्टिकुलर एक मैथ्स के अंदर डिफरेंट विंग्स। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ इंजीनियरिंग की लगभग 40 प्रकार की इंजीनियरिंग होती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द हम क्या जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EEE, EEE, है ना, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग क्या है जो हम जनरली जानते हैं। तो आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट को समझिए और उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। इंजीनियरिंग क्या है, 2 टाइप से होती है, एक तो इसके लिए सबसे पहले मैथ्स बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको इसमें क्या है, या तो आप इस नेशनल लेवल पे क्या देंगे, IIT की तैयारी करेंगे या स्टेट लेवल पे अपनी PET की तैयारी करेंगे, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बात की तो CGPET की होती है, और नेशनल लेवल पे IIT एग्ज़ाम होते हैं, जो JEE मेंस कहलाता है, एडवांस कहलाता है ना। इसके क्या 2 डिफरेंट चरण होते हैं, जिसमें आपको एक पहला मेंस होगा, एडवांस होगा, जिसके थ्रू क्या है डिफरेंट IITs NITs में एडमिशन होते हैं। स्टेट्स के जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसका यूनिवर्सिटी है CSVTU
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसके अंतर्गत इसके में एडमिशन कैसे होते हैं, CGPET से। अभी CGPET का एडमिशन फॉर्म आ चुका है जो 17 मई से स्टार्ट है, और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 25 जून को होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा 12th में मैथ्स पढ़ के दिया है और वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट तारीख 8 जून होगी, और इसमें सब्जेक्ट्स क्या कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आते हैं। अब बात कीजिए तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है भाई, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, वो MCQ बेस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटो देखो क्या होता है, आप लोग हमारे जो पेपर होता है उसमें क्या है 5 क्वेश्चन आते हैं MCQs के, वो तो बहुत जनरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से 11वीं से 12वीं से कहीं भी एक अप जाना है, लेवल अप जाना है, तो क्या है आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, है ना। हम क्या होते हैं, जो छत्तीसगढ़ जो बोर्ड वाले बहुत सारे बच्चे हैं वो इस दौर से नहीं जाते हैं कि हम कंपटीशन की भावना को लेकर चलें, कंपटीशन एग्ज़ाम्स को उस तरीके से देखें कि क्लास 11वीं में 11th में जाते ही हम प्रिपरेशन कर दें, है ना। हम उस फेज से नहीं जाते। इसलिए जब फाइनल एग्ज़ाम आता है तो CBSE वाले भी बैठेंगे, ICSE, CG बोर्ड भी, तो हम अपने आप को पीछे पाते हैं। पीछे क्यों पाते हैं, क्योंकि हमने देर से ही शुरुआत की। वो जहाँ 9, 10, 11 से ही शुरुआत कर देते हैं, हम 12th पास होने के बाद शुरुआत करते हैं, तो वो हमसे 2 से 3 साल आगे होते हैं। तो करना क्या चाहिए, हमें 11th में ही आते कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर देना चाहिए। कैसे भाई, और जो ये एग्ज़ाम होंगे जैसे CGPET का, ये आपके 11th 12th सिलेबस से ही होगा और कहीं से तो नहीं आने वाला, है ना। तो करना क्या चाहिए, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है, ठीक है, अपने मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, इवन आपके बायोलॉजी में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से निकाल के आप क्या करें, MCQs लगाना शुरू कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी। एक होती है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, एक होती है जनरल, है ना। तो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज से क्या होगा, अगर आपको वो जो आपका पेपर होता है फाइनल बोर्ड एग्जाम हो गए या स्कूल एग्जामिनेशन, उसमें आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होंगे, आपने उसकी तैयारी कर ली, वहीं से उठाकर उसी टॉपिक से उठाकर आपने MCQ दे दिए, मतलब 4 ऑप्शन वाले, तो क्या हो गया, आपकी दोनों की तैयारी हुई। तो अगर आप 11th में है तो आप ऐसी तैयारी शुरू करो। इसलिए हमने अपनी अभिप्सा ऐप में इस तरीके से जनरेट किया हुआ है कि आप जो 11th 12th की जो भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, इवन 9th 10th की, आपको अभी से हम उसकी तैयारी करवा सके। आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, आपको अभी से हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगा सके कि भाई अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे कैसे वहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, कैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको कैसे वहाँ पे अगर 5-4 ऑप्शन है तो क्या चीज़ें सोचकर आपको वहाँ पे आंसर देना है। तो इसकी तैयारी आप आज से करेंगे ना तो आपको देरी नहीं होगी। नहीं तो हम क्या होता है 12th जाते हैं, 12th पास करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, तब शुरू करते हैं, तब तक एग्ज़ाम होकर निकल लेता है। तो ये नहीं करनी है। अभी जैसे PET का एग्ज़ाम कब है, 25 जून को, है ना। आपके पास समय 1 महीना ही है जो 12th पास किए हैं, वहीं जो 11th गए हैं आपके पास 2 साल का समय है ना। जो 12th पास किए उनके पास अब तो 1 ही महीने का, लेकिन अगर आप 11th गए हो तो आपके पास 2 साल का समय है। तो आप जो 11th के सब्जेक्ट्स अभी से पढ़ रहे हो उसको नज़रिया बदल के देखो। आपको पेपर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो देना ही है, साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए, और चाहे IIT हो, JEE, NIT, जिसके भी एग्जाम हो, आप डिफरेंट टाइप के जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, क्वेश्चन आपके बुक से ही आना है 11th 12th का। तो बेटर है कि आप अभी से वो अप्रोच अपनाओ कि मैं इसको कंपटीशन एग्जाम की तरह देखूं और उसके क्वेश्चंस के प्रिपरेशन वैसा करूं, ठीक है। तो ये होता है CGPET, जिसमें 150 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स के 3 सेगमेंट होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा। इसके 150 मार्क्स का नंबर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 3 घंटों का पेपर होता है, और ये पेपर होगा इस साल 25 जून को। और ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि भैया और मैथमेटिक्स क्या कर सकते हैं। तो भैया एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सकते हैं आप, स्टैटिक्स सांख्यिकी विभाग में जा सकते हैं, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये क्या होते हैं, वैमानिक अभियंत्रिकी, मतलब विमान बनाने वाले, है ना। एक होता है पायलट और एक होता है विमान बनाना। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक। ये सब होते हैं इंजीनियरिंग के पार्ट्स, ठीक है।
अब आती हूँ बी आर्क। आप मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है। एक होता है सिविल इंजीनियर जो क्या करता है, घर बनाता है, स्ट्रक्चर्ड, है ना, कि भाई ईंटा गिट्टी मिट्टी ये सब का कौन करता है, सिविल इंजीनियर, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से सेगमेंट, कहाँ पे कितनी ज़्यादा बीम लगेगी, कहाँ पे कितने प्रपोर्शन में ये सब चीज़ें होंगी, वो कौन करता है, सिविल इंजीनियर। वही आर्किटेक्ट क्या करता है, वो डिज़ाइनिंग करता है कि भाई एक घर बनना है, एक भवन खड़े करना है, कार्यालय बनना है, तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होगा, मतलब डिज़ाइनिंग कैसे होगी, वहाँ पर कॉलम कैसे लगेंगे, बीम्स कैसे जाएंगे, कितना स्ट्रक्चर लोड होगा, हमें कितनी मंजिलें खड़ी करनी है, तो उसके लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कैलकुलेट कर करता है आर्किटेक्ट। तो जैसे इंजीनियरिंग क्या है, 4 सालों का कोर्स होता है, आर्किटेक्ट होता है 5 सालों का कोर्स। तो हमारे स्टेट लेवल्स पर भी कॉलेज होते हैं और नेशनल लेवल पर कॉलेज होते हैं। तो इसका एग्जाम क्या होता है, नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट, नाटा एग्जाम होता है जो प्रतिवर्ष लिया जाता है। तो अगर आपको आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना। आजकल एक चैट जीपीटी का ऑप्शन चल रहा है कि उसमें कुछ भी सर्च करो आ जाता है ना। मोबाइल पे आप लोग अपने आंखें ऐसे करते हैं, स्कैनर से चीज़ें खुल जाती हैं। एलेक्सा सुना होगा जो हमसे बात करती है। गूगल पे हमारे गूगल असिस्टेंट्स आते हैं जो आप चीज़ें पूछते हैं वो सामने से जवाब देती है। तो क्या भाई कोई आदमी बैठ के वहाँ पे जवाब दे रहा है, या आदमी मनुष्य जैसा कोई इंसान वहाँ पे बैठा है ना। तो वही क्या है, मानव बुद्धि को हमने क्या किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चेंज किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये क्या होती है भाई, एक कंप्यूटरकृत मानव यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, वो क्या है, मानव की तरह काम करता है, लेकिन है क्या, आर्टिफिशियल, मतलब बनाया हुआ। तो अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से जुड़े हो और आपको लगता है कि इस चीज़ों में जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग हो, मतलब नई चीज़ों को खोजना जानते हो, इवन आप क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके आगे डेटा वगैरह पे काम करना चाहते हो, वेबसाइट्स वगैरह पे बहुत काम करते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, तो आप ये AI फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, आपको 12th पास किया आपने, है ना, मैथ से। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के लिए क्या है, 12th पास होना ज़रूरी है मैथमेटिक्स से। देन आफ्टर बीटेक या BCA इन कंप्यूटर साइंस करके आप एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, या फिर बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आप फिर एमटेक कर सकते हो। मतलब इसके लिए पर्टिकुलर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है, आप BCA या BSc इन कंप्यूटर साइंस करके भी एमटेक मास्टर्स इसमें कर सकते हो। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, आपको इस टाइप की इन्वेस्टिगेटिंग चीज़ें अच्छी लगती है, चीज़ों को खोजना, कोडिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा BSc, मतलब बैचलर्स इन साइंस, ठीक है। तो एक कोर साइंस होता है जिसमें आप बायो वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले जाते हैं, है ना। एक होता है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में एक होता है BSc मैथ्स और एक होता है BSc मैथ्स ऑनर्स। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें आप प्लेन तरीके से मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन BSc ऑनर्स में आप उसको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह को आप डीप स्टडी करते हैं, और ये उस फील्ड के लिए होता है जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसी रिलेटेड होता है स्टैटिक्स। अगर आपको गणित बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, आप गणित में बहुत अच्छे हो, आपको दिन और रात गणित बना सकते हो, ठीक है, तो आप जा सकते हो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में। मतलब आपकी गणना बहुत अच्छी है ना, पैसे गिनने वाली नहीं, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है ना, तो आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो। मतलब सांख्यिकी, जनगणना सुना है, हमारे यहाँ हर 10 सालों में जनगणना होती है ना। उसी प्रकार हर चीज़ों की हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स निकालते हैं कि कितने साल बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने साल बच्चे पास हुए, कितने बच्चे क्या हुआ। हर डिपार्टमेंट में क्या है, सांख्यिकी विभाग होता है, सांख्यिकी की जाती है, मतलब वहाँ पे किसी न तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत फास्ट हैं, तो आप क्या है पर्टिकुलर इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक। अगर स्टैटिक्स की बात की जाए, आप BSc में स्टैटिक्स करते हैं, तो उसके बाद आपके लिए करियर फील्ड्स क्या होंगे, बायोमेट्रिशियन, बायोस्टैटिशियन, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इकोनोमेट्रिशियन,
लेक्चरर, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च स्कॉलर एंड स्टैटिस्टिशियन। ये सब क्या है, आप बीएससी इन स्टैटिक्स करते हो तो इतने सारे आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट क्या मतलब, आप कंपनी के डेटास कि उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, कितनी उसकी रिवेन्यू हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, उसका कहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा जा रहा है, कैसा हो रहा है, तो आगे कंपनी की 5 से 10 साल में ग्रोथ क्या होगी, कंपनी को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कौन करते हैं, डेटा एनालिस्ट। तो इस तरीके से अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो आप ये सब क्या है फील्ड आप अपना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्ट्रियल साइंस, ये क्या होता है, जैसे आपने सीए सुना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या होते हैं कंपनी के अकाउंटिंग करते हैं। उसी प्रकार एक होते हैं ऑक्ट्रियल साइंस, ये क्या करते हैं कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, साथ ही वो इंश्योरेंस फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं कि भैया ये इसका ग्रोथ क्या हो सकता है, कितनी कैलकुलेशन पे जाना चाहिए, किस तरीके से हमें कंपनी को ग्रोथ करना चाहिए, क्या डेटा पुट करने चाहिए। ये सब अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो और आपको लगता है कि डेटा आपको काउंट करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, है ना, और कंपनी के लिए उस लेवल पे काम कर सकते हो, तो ये आप इस फील्ड में जा सकते हो। इसका जैसे सीए के लिए क्या होता है, एक एग्जाम देना होता है, फिर उसकी मेंबरशिप मिलती है, उसी प्रकार इसका एक अलग एग्जाम होता है, इसकी मेंबरशिप मिलती है, फिर इसके द्वारा क्या है आप डिफरेंट कंपनीज वगैरह में जा सकते हो। ठीक, चलो आगे आते हैं। टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है तो आप बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। इसके साथ इसके द्वारा भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप आईटी या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करें, आप नॉर्मल बीएससी या बीसीए करके भी आगे जा सकते हो। अगर आपको लगता है इंजीनियरिंग नहीं करनी यार, है ना, फीस ज़्यादा है या बहुत दूर कॉलेज है, लेकिन हम मैथ्स बैकग्राउंड से है, हमें टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है, तो आप बेटर है कि आप बीसीए करो या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करो। इसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मास्टर्स आप एमटेक या कहीं भी एमबीए करके आप क्या है आगे फील्ड में जा सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि मैथ्स वाले सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं, मैथ्स वाले बहुत कुछ करते हैं और मैथ्स वालों का नंबर इतना अच्छा होता है नंबर गेम पे कि वो किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये से क्या है हमारा टेक्नोलॉजी। ठीक, अगर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो आप इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम एनालिस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, एनिमेशन, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोसेसिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये सब क्या है आप बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन को समझ के, कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब क्या है, एप्लीकेशन जनरेट करना जिसके थ्रू आप ये प्रोग्रामिंग करके ये डेटा कलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ये सब क्या है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में आता है। ठीक, एप्लीकेशन में आता है। अगली कोर्स की बात की बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन ना करके कंप्यूटर साइंस किया तो क्या होगा भाई, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम मैनेजमेंट या नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट, आप इस फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा मैथ्स में आप अगर चाहे बीसीए लो या बीएससी लो तो आपके लिए अदर क्या फील्ड हो सकते हैं, तो सॉरी डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिश, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम एनालिस्ट, लेक्चरर, ये सब क्या है आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए करने के बाद बन सकते हो। देखो हमको लगता है कि बहुत छोटी सी दुनिया है मैथ्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, बस इतना ही तो है, नहीं इतना है कि आप एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करना ही नहीं है ना। देखो बहुत सारे कपड़े होंगे, कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन हमारे पास कपड़े बहुत सारे हैं। पार्टी में तैयार होने के लिए आपके पास केवल 2 नहीं हैं, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो ऐसा कपड़ा चूज़ करो जो आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाए और आप थ्रू आउट द ऐसे चमकोगे कि वो एक्चुअल में आप खुश हो। कोई टाइट कपड़े पहन ले, कोई अनईजी कपड़े पहन ले जिसमें फिट ही नहीं हो रहे, वैसे कपड़े पहन लोगे तो मज़ा आएगा क्या पूरी लाइफ? नहीं, वैसे कपड़े पहनो जिसमें बिंदास आप होके जाओ, जितना काम करो उतने बहुत खुश हो। तो वैसा आपको करियर ऑप्शन लेके चलना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने किया मैथ्स का एक सेगमेंट। मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम होंगे, फ्यूचर करियर ऑप्शंस होंगे, गवर्नमेंट्स में होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताते चलूँगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से करियर पाथ सीरीज से जुड़े रहिए। अभिप्सा ऐप डाउनलोड करिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की आपको सीरीज़ में प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आपको आज से तैयारी करनी है, 2 साल बाद नहीं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। आपको
आपको एक अपने अंदर भावना लानी होगी कि भाई शहर के बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी तो 3-3 4-4 सालों से करते हैं, हम क्यों पीछे रहें, हमें आज से शुरू करना है। तो हमने अपने कोर्सेज में उस पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया था कि 1 जून को आपको मेगा टेस्ट होने वाला है। इस मेगा टेस्ट में आपके जो चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट चैप्टर जो भी आपके क्लास के हैं उसको पढ़ना है और आपने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ज़्यादा नहीं है, ये 30 क्वेश्चन का एक होगा जो 20 मिनट का टेस्ट होगा और इसमें जो भी फर्स्ट आएगा उसको अभिप्सा की ओर से स्कॉलरशिप दी जाएगी और एक्साइटिंग गिफ्ट आपके घर में भेजे जाएंगे। तो आप अभी अभिप्सा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें पहला चैप्टर सभी का फ्री है, आप वो पहला चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं। टेस्ट वगैरह आप कंडक्ट जो होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ़ोन करके, या रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप हमसे फ़ोन करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वेबसाइट में जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 जून को आपको तैयार रहना है। अभिप्सा लेकर आ रही है आपके लिए मेगा टेस्ट। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें आपको एक्साइटिंग गिफ्ट मिलेंगे। सभी के लिए कुछ ना कुछ हम देते रहेंगे और जो चारों क्लासेस में 9th, 10th, 11th, 12th में जो फर्स्ट आएगा उसे पूरे अभिप्सा की ओर से स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बच्चों फिर देर किस बात की, अभी जाके एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करें, एटलीस्ट उसमें पहला चैप्टर जाके उसको पढ़ें ताकि आप पहले चैप्टर की समझ कर सकें और शुरुआत कर सकें। तो आपको और टेस्ट के बारे में आगे बताते रहूँगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको भेजें। अभिप्सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जो भी कुछ क्वेरीज है आप हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं।